किसान भाइयों, हम कुछ बातें करेंगे हमारे इन द्वीपों में मिट्टी और जल संरक्षण के बारे में, ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर सिरसा अडमला, जो कि वैज्ञानिक हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में। मैडम, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। मैडम, जहाँ तक हमारे द्वीपों का सवाल है तो यहाँ पर मिट्टी और जल संरक्षण सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है इसका, कितनी महत्ता है इसकी, कितनी ज़रूरत है? हम सबको पता है पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती होती है। इसके अनुसार मिट्टी और जल को कभी भी अलग अलग से देखना नहीं चाहिए, दोनों को एक मानकर उनका संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिट्टी की नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा बहते हुए पानी की वजह से होता है और यहाँ लगभग साल में 3000 मिलीमीटर का बारिश होता है। ये जो बारिश पूरा देश की बारिश से 150% ज़्यादा है। फिर भी हमें पानी का कमी हर साल महसूस होता है, क्योंकि इसमें लगभग 70% का पानी समुद्र में मिल जाता है और ये पानी इसके साथ ज़मीन के ऊपर मिट्टी को भी लेके जाता। इसकी वजह से ऊपर 15 सेंटीमीटर का मिट्टी जो खेती के लिए बहुत उपजल होता है वो चले जाता है। इसका मतलब बचा हुआ 30% का पानी यानी 900 मिलीमीटर का जो बारिश से हम 700 बिलियन लीटर का पानी को संरक्षण कर सकते हैं, मगर हम सारा पानी को संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से गर्मी के दिन में यानी जनवरी से अप्रैल तक एक एक बूंद के पानी के लिए तड़पना पड़ रहा है। इसीलिए बारिश का पानी को ज़मीन के ऊपर और नीचे रिजाव करना ज़रूरी है और इसी के साथ मिट्टी का भी संरक्षण करना है। इसी में सबका भलाई है। बिल्कुल, खास तौर पर हमारे द्वीपों में जो स्लोपी लैंड है, ढलान है, तो यहाँ में मिट्टी के कटने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मैडम, जहाँ तक जल संरक्षण के उपायों का सवाल है तो इसमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे कैसे वाटर कंजर्व किया जा सकता है? ये खेती में है ना, जल संरक्षण करने के लिए दो तरीका रहता है। एक जो तरीका है खेती के अंदर ही संरक्षण करना है और दूसरा तरीके में खेती के बाहर भी संरक्षण करके वो पानी को खेती में यूज़ करना है। खेती के अंदर जो संरक्षण करने का तरीका है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए बहुत सूटेबल जो है, पहला जो आता है खेती का तालाब। हम सब ने देखा होगा या कहीं सुना होगा खेती तालाब के बारे में, मगर अभी थोड़ा हम टेक्निकल जो बातें यहाँ मैं बात करती हूँ। खेती तालाब का जो है, किसानों के खेती में जो ज़्यादा बारिश के टाइम ज़्यादा पानी बह के जो नाला में मिलता है, तो उस पानी को खेती में ही रुकने के लिए जो उपाय बनाते हैं उसको खेती तालाब बोलते हैं। बारिश के ऋतु में कई बार कई दिनों तक पानी नहीं बरसता है, जिसके कारण खेती का बहुत नुकसान होता है और खेती को सुरक्षित सिंचाई देने के लिए खेती तालाब का जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये खेती तालाब को कैसे निर्माण कर सकते हैं वो अब हम देख लेंगे। पहले जो खेती तालाब करने का जो ज़मीन है उसका हम ढलान देखना है। अगर आपका ज़मीन में ढलान 2% से ज़्यादा होगा तो आप खेती तालाब खोद नहीं सकते हैं। उसकी अगर उस ज़मीन में आप खेती तालाब खोदने से आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और वो जो खेती तालाब है ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। तो पहले आप ज़मीन का ढलान देखिए, वो 2% से कम रहना चाहिए। और तालाब के लिए आपको मिट्टी को खोदना चाहिए और मिट्टी खोदने के बाद जो खोदा हुआ मिट्टी है उसको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये जो मिट्टी है खेती से ही आप निकाल रहे तो ये बहुत पोषक रहता है, उसको खेती में ही फैलाना है। अगर आपको एक्सेस मिट्टी जो है उसको फेंकना होगा तो और तालाब के 2 से 3 मीटर दूर में फेंकना है, ताकि वो फिर से तालाब में जमा नहीं होना चाहिए। ऐसे जमा होने से तालाब का कैपेसिटी जो है वो कम हो जाता है। अभी आप मानिए आपका ज़मीन, आपके पास 1 हेक्टेयर का ज़मीन है तो उसमें आपको तालाब खोदना है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए आपको लगभग 10 लाख लीटर का पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका मतलब है आप जो खेत तालाब खोदेंगे वो
वो 10 लाख लीटर का पानी को स्टोर करना चाहिए। तो ये 10 लाख लीटर का पानी स्टोर करने के लिए आप तालाब का जो माप है वो ऐसे लेना है, 25 मीटर का लंबाई, 20 मीटर का चौड़ाई और 2.5 मीटर का गहराई। ये डायमेंशंस जो है, नाप जो है, अच्छी तरह से फॉलो करना है। अगर हम ये तालाब 3 मीटर से ज़्यादा गहराई बनाएंगे तो उससे ज़्यादा दाम भी बढ़ जाता है और तालाब का लाइफ पीरियड जो है वो बहुत कम रहता है। तो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार खेती के अंदर जो पानी को संरक्षण करने के लिए और 2 उपाय भी हैं। उसमें एक को बोलते हैं कांटूर मेद या कांटूर गड्डी। इसमें क्या होता है, कांटूर गड्डी में जमीन को गड्डी जैसा खोदना है और जो खोदा हुआ मिट्टी को वो मेड़ जैसा बनाना है। और ये जो कांटूर गेड़ और गिद्दी बनाने के लिए आपको जो ढलान है ज़मीन का वो 5% से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, अभी 2% रहेगा तो आप तालाब में जाइए और अभी 5% रहेगा तो आप कांटूर मेद और गड्ढे में चले जा सकते हैं। तो इसमें जो कूदा हुआ है मिट्टी को वो जब गड्ढे में डालते हैं तो गड्ढे का जो एलिवेशन है वो बढ़ जाता है, उसमें हमें पेड़ लगाना है। और जब गड्ढे में बारिश का पानी रुक जाता है और ज़्यादा टाइम तक ये पानी रुकने की वजह से तो उसका जो रुझाव है, ज़मीन का रुझाव बढ़ जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर पानी जाके रुझाव बढ़ जाता है। तो आपका खेती में और बगल वाला खेती में दोनों में भी आपका जो ग्राउंड वाटर, भूजल का वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। और तीसरी तरीका है एक बेंच चबूतर। ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा जंगल जहाँ रहता है उस क्षेत्र में ये सबसे अच्छा मेथड है बेंच चबूतर। इसमें ये ढलान जो है 20% से ज़्यादा रहना चाहिए ज़मीन का। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा ढालू, बहुत ज़्यादा ढालू। उसमें भी आप है ना खेती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप ज़मीन को है ना, आप जैसे सीढ़ी, घर का सीढ़ी रहता है उस तरफ ज़मीन को काटना है। ये जो उपाय बनाने के लिए पहले थोड़ा खर्चा तो होता है, मगर आप ये जो उपाय बनाने के बाद जो प्लांटेशन क्रॉप जैसे यहाँ धान, नारियल पेड़, मसाला, केला जो उबालते हैं उससे जो प्रॉफिट मिलता है आपको 3 साल से जो खर्चा निकल के आता है। अच्छा, इसके अलावा जो चेक डैम बनाने की भी बात की जाती है अक्सर, जो ढलान वाले इलाके में, ताकि पानी रुक सके और भूजल का जो लेवल है बढ़ सके, नीचे तालाब में पानी भर सके। तो ये लो कॉस्ट अगर चेक डैम कोई बनाना चाहे तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? हाँ, तो फिर अभी तक हमने तालाब और कांटूर, गड्डी, मेड़, बेंच चबूतर के बारे में जो बात किया है ये खेती के अंदर बनाया जाता है। अभी जो चेक डैम के बारे में बात कर रहे हैं उसको रोधक बांध बोलते हैं। ये खेती के बाहर बनाना पड़ता है, मगर इसका जो फ़ायदा है किसानों के खेती में होता है। अगर आप मानिए बारिश के पानी आप तालाब में संरक्षण किया है, फिर भी आप मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, पानी बह के जा रहा है और ये जो पानी बह के जाता है वो एक नाला के रूप में समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र में मिलने वाला जो पानी को रोकने के लिए एक अवरोध बनाना है, उसको बोलते हैं रोधक बांध, चेक डैम। और अंडमान में बहुत सारा नाला ऐसा है उसमें बहुत सारा पानी समुद्र में मिल जाता है। तो ये लो कास्ट वाला जो चेक डैम है अंडमान के लिए सबसे ज़रूरत है। नॉर्मली हम सोचते हैं जो चेक डैम जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा है, उसमें बहुत सारा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है, मगर ऐसे नहीं है। छोटा छोटा नालों में छोटा मतलब बहुत कम दाम वाला चेक डैम भी बना सकते हैं, जैसे लोकली हमें जो मिलता है उस मटेरियल से। जैसे यहाँ लकड़ी ज़्यादा मिलता है, लकड़ी से भी एक चेक डैम बना सकते हैं। और जो सैंड मिलता है और मिट्टी को वो गन्नी बैग्स में रख के भी वो एक चेक डैम बना सकते हैं, और पत्थर से भी बना सकते हैं। अगर आपका नाला बड़ा है और गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल रहा है, कुछ उपयोग करना है, तो आप सीमेंट और कंक्रीट का भी बना सकते हैं। तो ये लो कास्ट भी होता है, हाई कास्ट भी होता है, मगर किसानों के लिए ये लो कास्ट वाला सबसे ज़रूरत है। जो लोकली अवेलेबल, स्थानीय उपलब्ध जो चीज़ें उससे भी बना सकते हैं। आपका खेती के बगल में अगर नाला पार होगा तो आप ये जो लकड़ी और पत्थर से एक बांध अवरोध बना दीजिए और पानी को आप खेत के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। और एक बात है, और इस पानी आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तब भी आपका भलाई होता है, क्योंकि ये जो पानी है ना ज़मीन के अंदर जाके आपका खेती के अगल बगल में जो
भूजल का लेवल है उसको बढ़ा देता है। तो आपको इस साल और अगले साल आप पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको उसके बाद बारिश नहीं होगा तब भी आपका है ना भूजल रहेगा, आप खेती के लिए पानी सिंचाई दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मैडम ये जो पानी को संरक्षित करते हैं, चाहे कोई चेक डैम बना के हो या जो आपने कंटूर बेड और नाली बनाने की बात कही या खेत में तालाब बनाने की बात कही, तो इसको प्रभावशाली ढंग से हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं इस पानी को? तो अभी तक हमने तालाब में या खेती के बाहर जो पानी को निर्बंध कैसे करना है वो सीखा है। अभी वो जो निर्बंध हुआ पानी को उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ करना है, क्योंकि हमारा अंडमान में दिसंबर से अप्रैल मई तक बारिश नहीं होता है, नहीं तो कम बारिश होता है। उस टाइम पे पीने के लिए पानी का ज़रूरत पड़ता है और सिंचाई के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो उस टाइम पे जो हमने निर्बंध किया है, संरक्षण किया है, उस पानी को प्रभावशाली से यूज़ करना है। उसके लिए एक उपाय है जो स्प्रिंकलर और ड्रिप मतलब बिंदु सेद्य बोलते हैं, उससे हम पानी बहुत प्रभावशाली से दे सकते हैं। और इसके लिए मतलब सब्सिडी भी मिलता है और ये बहुत लो कास्ट से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ड्रिप का पाइप से बहुत लाइट वेट और लो कास्ट रहता है। और ये जो बिंदु सेद्य हम अडाप्ट करने से हमारा खेती का जो फसल जो है उसका बहुत मतलब वृद्धि होता है। जैसे बहुत सारा स्टडीज़ किया है, उसमें तो बोला है 10 से 15% अधिक धान्य मिलता है। आप नारियल पेड़ में जाएगा तब भी आपको अधिक नारियल मिलता है। और ये वृद्धि के अलावा आपको लगभग 50% का पानी का भी सेविंग हो सकता है। और इसमें और एक फ़ायदा है, आप है ना मलिन पानी को या जो लवंग पानी को वो भी आप वो पाइप से मतलब पेड़ को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बिंदु सेद्य में जो पानी देते हैं हम खेती को नहीं देते हैं, पौधा को देते हैं। तो खेती खराब नहीं होता है, मतलब नमक पानी देने से भी जो पौधा उसका फिल्टर करके जितना पानी चाहिए वो ले सकते हैं। और ये देने से ये खेती में है ना कीड़ा का अटैक भी बहुत कम रहता है, क्योंकि पानी जो ज़्यादा रहता नहीं है खेती में तो वीड का जो है वो आता नहीं है, बहुत कम रहता है। तो इसी तरफ हम प्रभावशाली से पानी का यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैडम आपने किस प्रकार से पानी को रोका जाए और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाए, ख़ास तौर पर जो अलग अलग जो स्लोप होते हैं उसमें कौन कौन से तकनीकों को अपनाकर पानी को रोका जाए जिससे कि मिट्टी का भी नुकसान कम से कम हो, इस बारे में किसानों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।